हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिविजिट। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। चीन में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मार्केट है। यदि आप उसको अकाउंट करें तो तकरीबन 103 लाख करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसमें एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, क्योंकि वहां की जो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है वो इस समय बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। इस टॉपिक के बारे में जानेंगे और साथ में जानेंगे चाइना की जो पॉलिसीज होती हैं, इंटरनेशनल पॉलिसीज, वो कैसे काम करती हैं। लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है एवरग्रैंड, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ चाइना। ये सब बैंकरप्ट होने के कगार में है, और यदि बैंकरप्ट होती है या इसकी कंडीशन खराब होती है तो कहीं ना कहीं चाइना को यहां पे काफी नुकसान झेलने पड़ेंगे, आम आदमियों को यहां पे काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। लिखा यहां पे, राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्रतिष्ठा पर आघात, निवेश पर पड़ सकता है भारी असर। अब यहां पे सारा पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही बढ़िया हिंदी का आर्टिकल है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे न्यूज़ दिखाया भी है। चाइनाज नाइटमेयर एवरग्रैंड सिनेरियो इज एन अनकंट्रोल्ड क्रैश। ये क्रैश होने के कगार में है, और यदि क्रैश होता है तो कहीं ना कहीं चाइना के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। ये डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को। तो ये आर्टिकल को पहले देखते हैं, उसके बाद हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स रीड दैट आर्टिकल लिटिल बिट। बहुत सारी चीजें में लिखी हैं। चीन के प्रॉपर्टी बाजार को पिछले सप्ताह बड़ा झटका लगा। जून 2020 तक हाउसिंग सेक्टर में 103 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका था। देखिए, हाउसिंग सेक्टर में 103 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। चीन के जीडीपी में संपत्ति बाजार की हिस्सेदारी 29% है, मतलब बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। लेकिन खतरे की घंटी उस समय बज उठी जब कर्ज में डूबी रियल एस्टेट कंपनी, जिसका नाम है एवरग्रैंड, को 22 लाख रुपए के कर्ज का भुगतान करने में मुश्किल होने लगी। दक्षिणी शहर शेनज़ेन में स्थित कंपनी ने कहा कि वह अपने देनदारियों के भुगतान की गारंटी नहीं दे सकती। यह खबर एवरग्रैंड के निर्माणाधीन घरों के लिए पैसा जमा कर चुके 15 लाख लोगों के लिए बहुत बड़ी स्तब्धकारी हो सकता है। देखिए, चाइना में इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा पुश किया जा रहा है। इवनली चाइना बहुत सारी कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता तो जरूर है, लेकिन कई बार वो कंट्रीज उस इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिकली रिपेमेंट नहीं कर पाते। एवल यदि हम बात करें, स्पेशली श्रीलंका की बात करें, वहां पर हम्बनटोटा पोर्ट बनाया गया। हम्बनटोटा पोर्ट को बेसिकली बाद में श्रीलंका पैसे पे नहीं कर पाया, बाद में श्रीलंका को 99 ईयर्स की लीज में देना पड़ा। तो ऐसे चाइना बहुत सारी कंट्रीज को बैंकरप्ट करके फाइनली उनका बहुत बड़ा लोकेशन जो है लीज पे ले लेता है। लेकिन ये लीज उसको कितना बेनिफिट देगा, ये भी बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है। एनीवे, आगे लिखते हैं, इसमें सैकड़ों लोगों ने एवरग्रैंड मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर गुस्सा जताया। वैसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सख्त शासन के तहत जन संतोष का इजहार बहुत दुर्लभ है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने कंपनी के संस्थापक हुई की यान के हुनान प्रांत स्थित पुश्तैनी घर में बनी उनके परिजन की कब्रों के फोटो ऑनलाइन शेयर किए। लोगों ने कब्रों में तोड़फोड़ की अपील की गई। वर्तमान घटनाक्रम से विशेषज्ञ चिंतित हैं। कैपिटल इकोनॉमिस्ट कंपनी में प्रमुख अर्थशास्त्री मार्क विलियम्स कहते हैं, एवरग्रैंड का ध्वस्त होना चीन के वित्तीय सिस्टम की सबसे बड़ी परीक्षा है। वह देखिए, इसका मतलब आप देख सकते हैं कि चाइना इकोनॉमी भी काफी टिपिकल कंडीशन में इस समय चल रही है। देखिए, इस समय देखा है तो दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में यदि आप एक नजर डालें तो आमतौर पर कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो अपने आसपास की कंट्रीज में कभी कभी अग्रेशन दिखाते हैं। कौटिल्य की एक फिलॉसफी है कि यदि घर में लड़ाई हो तो पड़ोसी से लड़ लो, तो आमतौर पर घर में लड़ाई जो है शांत हो जाती है। इसको फॉलो करने के लिए ना सिर्फ चाइना बल्कि बहुत सारी कंट्रीज और भी फॉलो करते हैं। हम भी उसमें से बहुत कम नहीं है। लेकिन चाइना की बात करें, चाइना हमेशा कभी इंडिया की बात करता है, कभी ताइवान की बात करता है ना। ऐसे मतलब वो बात को भटका कर, लोगों को भटका कर, कहीं ना कहीं लोगों का दिमाग जो है ध्यान भटका कर वो अलग मुद्दों पे ले आता है, इंटरनेशनल इश्यूज पे ले आता है। लेकिन बेसिकली जो नेशनल इश्यूज हैं वो ज्यादा कंसर्न क्रिएट करते हैं। जैसे हमारे देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। अब जब हम बेरोजगारी की बात करने लग जाए कि साहब हमें रोजगार दो, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो आप वहां पे पाकिस्तान का मुद्दा ला दो। ठीक वैसा ही सिस्टम चाइना भी कर रहा है। चाइना भी वही करता है, ताइवान का मुद्दा ला देता है, हांगकांग का मुद्दा ला देता है, तिब्बत का मुद्दा ला देता है। ऐसे मुद्दे आमतौर पर लाकर चाइना की जो लीडरशिप है वो भी लोगों को कंफ्यूज करती है। और इसमें कमाल की बात है, पाकिस्तान बहुत पीछे नहीं है। तो आई एम सेइंग दिस वन थिंग, ये जो डाइवर्जन पॉलिटिक्स है ये बहुत सारी कंट्रीज से कर रही है। इवनली आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि एक रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है कि इवनली लास्ट इलेक्शन जीतने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्लान किया था कि शायद चाइना में अटैक कर दे, तो हो सकता है वहां पर लोगों का जो है रुझान उनकी तरफ मुड़ जाए। तो ऐसे बहुत सारे कंसर्न क्रिएट हो रहे थे। एनीवे, हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं, पहले जानते हैं इकोनॉमिकल टर्म क्या है और ये चाइना में आखिर क्रैश होने की बड़ी वजह क्या है। प्रॉपर्टी कंपनी के धराशायी होने से निवेशकों का भरोसा टूटेगा। सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिष्ठा को आघात लगेगा। अभी हाल ही में शी जिनपिंग ने आम लोगों की समृद्धि के लिए अमीरों पर नियंत्रण, बाजार जोखिम कम करने और आय में असमानता दूर करने का अभियान छेड़ा था।
क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी मानी जाती है, लेकिन है नहीं वैसे देखा तो। लेकिन चीन की बड़ी कंपनियों में शामिल एवरग्रांडे की समस्या सी के शासनकाल में बढ़ी है। आईएचएस मार्केट में वरिष्ठ अर्थशास्त्री एंगस लैम का कहना है एवरग्रांडे के वित्तीय मसले बैंकिंग सेक्टर पर असर डाल सकते हैं। असर नहीं डाल सकते, बहुत बड़ा असर डालेंगे, बिकॉज छोटा मोटा मामला नहीं है। कुछ समय पहले तक एवरग्रांडे चाइना की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी थी। उसने लगभग 900 व्यावसायिक, रहवासी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। उनका विस्तार चौंकाने वाला है। कंपनी में 2 लाख कर्मचारी हैं। सोचिए, 2 लाख कर्मचारी हैं। एवरग्रांडे के पतन से साधारण चीनी चिंतित हैं कि कहीं उन्हें इसकी कीमत ना चुकानी पड़ जाए। अगर संपत्ति के दाम गिरे तो दुनिया के सबसे बड़े मध्यम वर्ग की संपत्ति का मूल्य कम होगा। उसका असर विश्व में महसूस किया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान जो है मिडिल इनकम ग्रुप वालों को ही होता है। वो चाहे इंडिया की बात करें, चाहे किसी और कंट्री की बात करें, हमेशा जो मध्यम वर्गीय तबका है वही इसका असर देखता है। क्योंकि उच्च वर्ग तबका जो है वो किसी न किसी तरह से मैनेज कर लेता है, लेकिन मध्यम वर्गीय जो तबका है उसको इन चीजों का बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। चीन में हर साल 1.5 करोड़ मकान बनते हैं। अब देखिए, चाइना में आखिर ऐसा सिस्टम क्यों बना रखा है? चीन में एज ऑफ नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना फोकस करते हैं कि वहां पे हर साल 1.5 करोड़ मकान बनाते हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं आवास योजना, उससे बहुत ऊपर का वो चल रहे हैं। लेकिन इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि आप इतना पैसा खर्च कर दोगे, सारा पैसा वहां पे डाल दोगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके देश की अर्थव्यवस्था को चैलेंज कर देगा, है ना। एनीवे, यहां पे बोलते हैं 78%। आप देखें, ये आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। चाइनीज और अमेरिकन के सोचने का पैटर्न क्या डिफरेंट है, जरा जानिए। 78% संपत्ति आवासीय प्रॉपर्टी में निवेश की है शहरों में रहने वाले चीनी नागरिकों ने। मतलब जो चीनी नागरिक हैं जो शहर में रहते हैं, उन्होंने अपना पैसा 78% जो पैसा है वो आवासीय प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी है उसमें पैसे खर्च किए हैं। लेकिन यहीं पे यदि हम अमेरिकन की बात करें, उनके सोचने का तरीका काफी एडवांस्ड है। 35% पैसा ही वो आवासीय संपत्ति में लगाते हैं और बाकी पैसा वो पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड या इनमें निवेश करते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे ग्रोथ होता है। लेकिन यदि आपने घर में पैसा लगा दिया तो पैसा फिक्स हो जाता है। अब वो पैसा इतनी तेजी से नहीं बढ़ता। लेकिन म्यूचुअल फंड में यदि आप पैसा लगाते हैं या शेयर मार्केट में यदि आप पैसा लगाते हैं तो उसे ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं चाइनीज जो लोग हैं उनसे अमेरिकन थोड़ी ज्यादा एडवांस्ड हैं। उनके सोचने का पैटर्न थोड़ी ज्यादा बेहतर है। इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा बेहतर तरीके से अमेरिकन समझ पाते हैं। नाउ आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है, निवेशक चिंतित है कि एवरग्रांडे का पतन कुछ अन्य प्रॉपर्टी कंपनियों तक पहुंच सकता है। इससे सिस्टम की खामियों की पोल खुली है। चीन में हर साल 1.5 करोड़ नए मकान बनते हैं। ये अमेरिका, यूरोप को मिलाकर 5 गुना अधिक है। इनमें से 1/4 मकान खाली पड़े रहते हैं। अब देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इनमें से 1/4 मकान खाली पड़े रहते हैं। 2021 में चीनी प्रॉपर्टी डेवलपर को 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बांड का भुगतान करना है। अदालत पेश जानकारी के अनुसार 2020 के पहले 6 महीनों में 228 रियल एस्टेट कंपनियां धराशायी ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये तो दूसरी बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है एवरग्रांडे, लेकिन बाकी जो कंपनीज है उनकी हालत ऑलरेडी वहां पे काफी डाउन हो चुकी है। यदि कोई कंट्री एक एरिया में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से काम करती है तो उसको देखना होता है कि जो बाकी सेक्टर है वो कहीं तो कमजोर नहीं हो रहे हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो ऐसा नहीं कि एक क्षेत्र बस को मजबूत कर लो, बाकी एरिया में बैलेंस बनाए रखना होता है। ये इससे हम सीख सकते हैं। एनीवे, 20 साल से परेशान लोगों को अब तक राहत नहीं। 1997 में जिवेई ने ऑस्ट्रेलिया विला नामक प्रोजेक्ट में लग्जरी अपार्टमेंट बुक किया था। गुआंगझाऊ शहर में बन रहे प्रोजेक्ट के तहत 292 बिल्डिंग, जिम, स्पा, सिनेमाघर, स्कूल, बुटीक, रेस्तरां का निर्माण होना था। जिवेई ने 15 लाख रुपए जमा किए थे। उस समय यह बहुत बड़ी रकम थी। 2001 में कंपनी दिवालिया होगी। बहुत लोग अधूरे मकानों में रहने लगे हैं। लगभग 2000 लोगों को मुआवजे का इंतजार है। जिवेई बताती है कि हम 20 साल से इंसाफ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इस वेरी क्रिटिकल कंडीशन फॉर देम। उनके लिए इस समय कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। एंड आई एम श्योर कि आने वाले कल में चाइनीज इकोनॉमी यदि समय पे रहते हुए उन्होंने उसको मैनेज नहीं किया तो उनकी इकोनॉमी क्रैश होने कंडीशन में हो सकती है। मतलब इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं, कोई यदि बाहर से दिखाता है कि हम बहुत मजबूत हैं, जरूरी नहीं कि वो बाहर से मजबूत हो। कई बार ऐसा होता है कि बाहर की जो कवच होता है मजबूत होता है, लेकिन अंदर जो है खोखला होता है। कहीं ना कहीं यहां पे चाइना को भी अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचने की जरूरत है। चाइना ने, दुनिया की बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो हमेशा बॉर्डर के मुद्दों को उठाकर आम लोगों को कंफ्यूज करते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें अब रियल मुद्दों की बात करने की जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे या देश में जो रियल इकोनॉमिकल इश्यूज हैं उसके मुद्दे को डिस्कस करने की जरूरत है। ये रहा हमारा इस टॉपिक में एनालिसिस। लेकिन बात करें एवरग्रांडे के स्टॉक की बात करें तो ये बहुत ही बुरी तरह से नीचे की ओर गिर रहे हैं। आप देख सकते हैं, लुक एट द वे दे आर फॉलिंग। ये देखिए, इतनी धीमी, इतनी तेज गति से नीचे की ओर गिर रहे हैं। और एवरग्रांडे चाइना की सेकेंड लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है। इसके बारे में आपके ओपिनियन क्या है? आप क्या सोचते हैं कि यहां पर हमारे देश को इससे क्या सीख लेना चाहिए? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा
यदि आप यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, साथ में हमारे बैच कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इसके साथ में लर्न सर्विसेज नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे हमारे क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती है, तो इसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। या इन केस यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी शाम के 4 बजे की मेंस आंसर राइटिंग क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। यहां से भी आपको काफी बेनिफिट मिलेगा कि आंसर कैसे लिखना चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से, तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।